यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के अब जो एग्जाम है वो होने वाले हैं जून के अंदर, जून 2024 में। और जून 2024 के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, पेपर नंबर 2 की अभी हम बात करने जा रहे हैं, पेपर नंबर 2 कॉमर्स या फिर पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन श्योर बन सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो आज जो है वो एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डेली बेसिस पे ऐसे टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, एक तो अपना सिलेबस जो एनटीए ने डिफाइन किया हुआ है, ओके, एक तो अपना वो सिलेबस हो गया, ठीक है, वो तो अपने को पढ़ना ही है। उसके अलावा उनसे रिलेटेड कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में तो नहीं दिए हुए, लेकिन उनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो वो चर्चा करने वाले हैं उपसाला मॉडल के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड मैनेजमेंट में भी कोड 17, और अगर मैं पेपर नंबर 2 कॉमर्स की बात करूं तो वहां पे भी काफी बार जो है वो क्वेश्चन को पुटअप किया गया। कम से कम 3 बार क्वेश्चन जो है वो उपसाला मॉडल का जो है वो रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे मॉडल या फ्रेमवर्क्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए हम लोग जो है वो नई सीरीज जो है वो YouTube के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। तो आज इसके अंदर हम लोग जो है वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे उपसाला मॉडल के बारे में, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक है, ओके। तो ये जो टॉपिक है ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पेपर नंबर 2 कॉमर्स में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें आता है, और एक पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के कोड नंबर 17 जो है, ओके, तो उसकी जो यूनिट नंबर 9 है इंटरनेशनल बिजनेस का और आईटी का, उसके अंदर भी ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब ये अपने बुक के अंदर आपको जो है वो नहीं मिलेगा। जिन बच्चों के पास अभी तक इंटरनेशनल बिजनेस की बुक नहीं आई है, ठीक है ना, तो उनमें तो हमने ये लास्ट के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 9 करके एक्स्ट्रा नोट्स मैंने लगवा दिए हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस एक्स्ट्रा नोट्स, और इसका ना एक सेपरेट चैप्टर नंबर 9 मैंने जो है वो बना दिया है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास पहले बुक आ चुकी है, आप भी घबराइए मत, टेलीग्राम के ऊपर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है, जो भी एक्स्ट्रा नोट्स है उनका पीडीएफ में आप जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या है इस मॉडल के अंदर, ठीक है, क्या अपने को पढ़ना है? मॉडल तो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो 2 साइंटिस्ट ने पूरी रिसर्च कर रखी है, लेकिन उसमें से ऐसी कौन कौन सी बातें जो अपने को पढ़ के जानी है वो हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो श्योर टॉपिक है कि यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्लोज टू 100% है, तो उन टॉपिक्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना जी सर। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक फर्स्ट जो हमारा निकल के आ रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट, दी उपसाला इंटरनेशनल मॉडल। इस टॉपिक को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2024 में जो एनटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आप अपने घर पे बैठे बैठे जो है वो पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। उनके कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जो हम कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर आपको जो है एक तो पूरा स्टडी मैट मिलेगा हार्ड कॉपी में, 20 किताबें, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको सारा का सारा जो है जो स्टडी मैट है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलेंगे। प्लस में आपको जो है वो रिवीजन करने के लिए सेपरेट रिवीजन की वीडियो हर यूनिट का वो मिलेगा, और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है वो कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना जी सर। चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस श्योर जो सीरीज है हमारी 100% श्योर सीरीज। तो उसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा आज निकल के आ रहा है वो है जी उपसाला इंटरनेशनल मॉडल। उपसाला भी बोलते हैं, उपसाला बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, लेकिन अगर ये आ जाए तो समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो उपसाला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल की जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग जो वो चर्चा करने वाले हैं। अब एक बात समझना, ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पढ़ा था कि कोई भी फर्म, ध्यान दीजिएगा, कोई भी फर्म, इंटरनेशनल फर्म कैसे बनती है, तो मैंने आपको जो है वो बताया था वहां पे। सबसे पहले जो है कोई भी फर्म, मतलब किसी भी, अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो पढ़ा था कि सबसे पहले कंपनी होती है डोमेस्टिक कंपनी। अगर कोई कंपनी आपने इंडिया के अंदर ओपन करी है, ओके, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर आपने कर लिया, ठीक है। एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, और उसका जो हेड ऑफिस है वो भी कहां पे,
इंडिया में, और वो इंडिया में ही सामान को बनाते और इंडिया में सामान को बेचते, तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं हम लोग क्या, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के बाद अगर ये डोमेस्टिक कंपनी अपना कुछ सामान बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, बाहर आपने सब्सिडरी ओपन नहीं करी है, ओनली एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो आप जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, आप हो जाएंगे इंटरनेशनल कंपनी। कौन सी, इंटरनेशनल। अब अगर आपने जो है वो दूसरे देशों के अंदर काम करना शुरू कर दिया, मतलब अब यहां तो ओनली एंड ओनली आप क्या कर रहे थे, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो आप क्या बन गए, डोमेस्टिक से सीधा इंटरनेशनल। अब अगर आप कई सारे देशों के अंदर 4 5 6 7 देशों के अंदर जो है वो आपने अपना जो है वो क्या कर दिया, सब्सिडरी ओपन कर दी, बोले तो आपने एफडीआई लगा दी, क्या कर दी, एफडीआई, क्या लगा दिया, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो मतलब विदेश में जाके और वहां पे आपने अपना एक आउटलेट ओपन कर लिया, अपने कोई यूनिट बना ली, कोई जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लिया, या 100% सब्सिडरी ओपन कर लिया, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एमएनसी, बोले तो मल्टी नेशनल कंपनी। नाम क्या है, मल्टी, मल्टी मतलब कई सारे, ठीक है, नेशन मतलब देश, कंपनी, तो आप बन जाएंगे मल्टीनेशनल कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कई सारे देशों के अंदर जो है वो क्या करिए, काम करिए। अगर आप पूरे वर्ल्ड में काम करना शुरू करते हैं, हर देश के अंदर आपकी जो है वो फैक्ट्री है, हर देश में आपका जो है वो कंपनी का आउटलेट है, तो आप बन जाएंगे जीसी। जीसी बोले तो ग्लोबल कंपनी, क्या बन जाएंगे, ग्लोबल कंपनी। और उसके बाद में ग्लोबल कंपनी के बाद ये ग्लोबल कंपनी अगर अपनी फील्ड में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तो उस कंपनी को बोलते हैं हम लोग टीएनसी, ट्रांसनेशन कंपनी। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले आप बने डोमेस्टिक कंपनी, फिर बने इंटरनेशनल कंपनी, फिर बने मल्टीनेशनल कंपनी, फिर बने ग्लोबल कंपनी, और लास्ट में क्या बने, टीएनसी। मेरी एक बात का जवाब दीजिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको जब हमने मोड्स पढ़े थे, मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है तो आपके पास कई सारे वेज अवेलेबल है। उनमें जो है सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या है, ट्रेड रिलेटेड मोड, दूसरा होता है कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल, और तीसरा होता है कौन सा, इन्वेस्टमेंट। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, अगर कोई कंपनी जो पहले ओनली इंडिया में काम कर रही है, जैसे आपसे मैं बात करता हूं, अगर आप जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर पहले काम कर रहे थे, अब अगर आप अपना काम जो है वो इंडिया के बाहर भी करना चाहते हो, ठीक है, विदेशों में भी करना चाहते हो, तो आप किस मोड को जो है वो यूज करेंगे, मुझे ये बताइए। आप जो है वो ट्रेड रिलेटेड मोड को यूज करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आप किस मोड का सहारा लेने वाले हैं, आप ट्रेड रिलेटेड मोड का सहारा लेंगे, या आप कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का सहारा लेंगे, या आप सीधा जो है वो इन्वेस्टमेंट मोड का सहारा लेंगे। सर देखिए, अभी हमको जो है वो बाहर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमको नहीं पता कि इंटरनेशनल मार्केट में काम कैसे होता है, हमको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की भी नॉलेज नहीं है, तो हम शुरुआत के अंदर जो है वो रिस्क ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, सर हम जो है वो रिस्क कम लेंगे। रिस्क क्या लेंगे, कम। और आपको आप बताइए इन तीनों में सबसे कम रिस्क किसमें है, सर ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर जो रिस्क है वो सबसे क्या होता है, कम। और सबसे ज्यादा रिस्क कहां होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट मोड है, यहां पे जो है वो रिस्क सबसे जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां तक ओके, यस और नो, यस। तो मेरा क्वेश्चन भी अब आपसे यही है, अगर मान लीजिए आप जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जाने वाले हैं, अगर आप ये सोच रहे कि हम जो है वो क्या करें, जैसे अभी आप ओनली इंडिया में काम कर रहे थे, ये है अपना इंडिया, ओके, और अब आप सोच रहे हो कि हम इंडिया के बाहर किसी भी नेशन में, एग्जांपल मान लो यूएस में आप जाने की सोच रहे हैं और वहां पे जाके आप काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे शुरुआत करेंगे इसकी, आप मुझे बस ये बताइए। आप जो है मतलब अगर आप इंडिया से बाहर आप काम करना शुरू करेंगे तो क्या आप इंटरनेशनल एरिया के अंदर एंटर करके नहीं कर रहे, बोलो यस और नो, यस। अब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे जो है वो निकल के ये आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए अपने को जो है मतलब हम जो है वो कैसे जाएंगे, क्या हम सीधा मतलब काम जो है वो कई सारे देशों में करना शुरू कर देंगे, या पहले अपने नेबरिंग कंट्री में जाएंगे, आसपास के देश में जाएंगे, यस और नो। अगर आप इंडिया में हो तो आप सबसे पहले जो है वो क्या पता नेपाल में जाके अपना काम करना शुरू करोगे, आप जो है वो श्रीलंका के अंदर अपना काम करना शुरू करोगे, आप जो है बांग्लादेश में अपना काम करना शुरू करोगे, आप यहां से धीरे धीरे जो है वो आप यहां पे ईरान में अपना काम करना शुरू करोगे, आप सऊदी अरब में अपना काम करना शुरू करोगे, यूएई में अपना काम करना शुरू करोगे। ऐसा ही होगा, या आप सीधा यहां से जो है वो सीधा आप रशिया चले जाओगे, आप जर्मनी चले जाओगे, यूक्रेन चले जाओगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हर चीज का अपना एक स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर आप प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन का भी प्रोसेस है। अब जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, डोमेस्टिक कंपनी जो है वो सीधा टीएनसी नहीं बनती है, पहले डोमेस्टिक कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी तो वो बनेगी इंटरनेशनल कंपनी, फिर वो कई सारे देशों में काम करेगी तो क्या बनेगी, एमएनसी, फिर वो बनेगी जीसी, और फिर वो बनेगी क्या,
टीएनसी। तो क्या ये एक प्रोसेस है? यस सर, ये एक प्रोसेस है। और अगर ये एक प्रोसेस है तो क्या अपने को इसमें जो वेरियस स्टेप्स है, क्या उन सभी स्टेप्स को अपने को फॉलो करना पड़ेगा? हाँ जी सर, करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन ये निकल के आया कि इंटरनेशनलाइजेशन के भी अपने जो है वो क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो कोई भी कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, किसी भी देश की कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश की कंपनी जो है वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा जिस भी देश में उसने काम करना सीधा उस देश में जाके काम करना शुरू कर देगी। नहीं, वो सबसे पहले क्या करेगी, अपनी नेबरिंग कंट्री में काम करना शुरू करेगी, धीरे धीरे वहां पे काम करेगी, देखेगी वहां के एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत समझेगी, और फिर उसके बाद में देखेगी कि क्या क्या उससे समस्या आ रही है, और फिर उन सभी समस्या को ध्यान में रखते हुए अगले नेशन में जाएगी। और फिर जो उसने पहले नेशन में जो चीजें एक्सपीरियंस करी थी, उस एक्सपीरियंस का जो है वो क्या उठाएगी, फायदा उठाएगी। समझिएगा इस बात को। मतलब जो भी कंपनी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है या इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की सोच रही है, तो वो कंपनी बेसिकली जो है वो क्या करती है, वो सबसे पहले जो है वो शुरुआत में ऐसे मोड का सहारा लेती है, किसी एक देश में काम करना शुरू करेगी और ऐसे मोड का सहारा लेगी जहां पे रिस्क जो है वो क्या हो, कम हो। फिर धीरे धीरे उसके एनवायरनमेंट को समझेगी, विदेशों में काम करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ठीक है, प्रोडक्शन करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उस सभी चीजों को वो क्या करेगी, समझेगी, और उस एक्सपीरियंस का फायदा लेगी जब वो किसी थर्ड नेशन में जा रही है। मतलब अगर आप पहले इंडिया में काम कर रहे हो, अगर आप नेपाल में जाओगे तो पहले नेपाल के अंदर आप जाओगे, वहां पे काम करना शुरू करोगे। नेपाल में जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा क्या करने में, जब आप काम करने जा रहे हो कहां, श्रीलंका। अब आप श्रीलंका काम करने जाओगे ना, तो आपको मालूम है कि विदेश में अगर मुझे जाना है काम करने के लिए तो मुझे कुछ कंप्लायंस है जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप उनका अरेंजमेंट पहले से करके चलोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्सपीरियंस आपने यहां पे लिया था, इस एक्सपीरियंस का आप यहां पे जो है वो क्या कर रहे हैं, फायदा उठाएंगे। समझ रहे हो? यस, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये इस तरह की लर्निंग है जो कैसे आपको समझ में आएगी, एक्सपीरियंस के माध्यम से। समझ में आया क्या जी? तो उपसाला मॉडल क्या बोलता है? सर इस मॉडल में आपने ये तो समझा दिया, बट सर ये जो मॉडल है उपसाला मॉडल, ये क्या बोल रहा है? उपसाला मॉडल बेसिकली ये बोलता है कि जब एक कंपनी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम करने की सोचती है तो वो डायरेक्टली किसी भी कंट्री में सीधा एफडीआई नहीं लगाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एफडीआई अगर आपने लगा दिया, इसका मतलब अगर आपने जो है वहां पे जो है वो एफडीआई लगा दी सीधी, अपना पैसा इन्वेस्ट ही कर दिया, तो वहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। मैंने आपको जब मोड्स पढ़ाए तो मैंने आपको वहां पे एक एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि अगर आप जो है वो थोड़े से मान लो आप अभी रहते हो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के अंदर एनवायरनमेंट थोड़ा सा प्रदूषण ये सब है। अब आपका मन ये करा, आपने अच्छे पैसे कमा लिए, अब आपका मन ये करा कि यार नहीं, मेरा तो मन है भाई पहाड़ों में बसने का, मैं तो यहां से जो है वो अपना मूव ऑन करना चाहता हूं, जाना चाहता हूं कहां, हिमाचल प्रदेश की वादियों के अंदर मैं जाके बस जाऊंगा और सुकून से शांति से मैं अपना जीवन जो है वहां पे क्या करूंगा, व्यतीत करूंगा। आप ऐसा सोच रहे हो, बट मेरा क्वेश्चन यहां पे ये था, हमने वहां पे डिस्कस भी किया था कि क्या आप सीधा हिमाचल में जाके, आपकी यहां पे दिल्ली के अंदर कोठी है, बहुत बढ़िया, सारा काम जमा हुआ है, अब क्या आप सीधा अगर हिमाचल बसने की सोच रहे हो तो क्या आप सीधा दिल्ली वाला मकान बेच के और सीधा हिमाचल के अंदर जो है वो क्या अपनी कोठी बना लोगे? क्या आप यहां पे अपने कोठी डेवलप कर लोगे क्या? यस और नो? नहीं सर, अभी ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि इधर का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्या अलग है और इधर का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्या अलग है। दिल्ली के अंदर कभी रातें नहीं होती है, आप समझिएगा। इसका मतलब क्या है, दिल्ली पूरी रात चल रही है, आप आधी रात को भी अगर आपको खाने पीने का कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा। बट अगर आप हिमाचल में के किसी एक गांव के अंदर जो है वो जाके बस गए, अब वहां पे अगर आप सोचो कि मैं जोमेटो ऑर्डर कर दूं, नहीं मिलेगा आपको, पहाड़ों के अंदर कहां से मिलेगा आपको? समझ में आया क्या? तो इसका मतलब क्या है, इधर का एनवायरनमेंट अलग है, इधर का एनवायरनमेंट क्या अलग है। तो अगर मान लो हम सोच रहे हैं कि हम हिमाचल में जाके बसेंगे, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहां पे जाके मान लो एक पीजी ले लेंगे, या हम जो है वो एक रूम ले लेंगे रेंट पे, और वहां पे महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हम रुकेंगे और रुक के देखेंगे कि क्या हम यहां पे एक्चुअल के अंदर बस भी सकते हैं या नहीं बस सकते हैं, ठीक है ना। वहां से अपने को एक्सपीरियंस मिलेगा, ये एक्सपीरियंस अपने को जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि क्या दिल्ली से सारा काम सेटअप करके और हिमाचल में बसना हमारे लिए वायबल भी है या नहीं है। समझ में आया? बोलो जी सर। तो उपसाला मॉडल भी बेसिकली यही बोलता है। उपसाला मॉडल के अंदर हम लोग जो है वो यही देखेंगे कि इसके अंदर 4 स्टेजेस जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कि एक फर्म कैसे कैसे इंटरनेशनल प्रीफेस के अंदर जाके जो है वो काम करेगी, तो अलग अलग उसके जो है वो कुछ मोड आएंगे। ओके, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। एक्सेल नोट्स के पेज नंबर 1 के ऊपर आ जाइए और हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहली बात ये है क्या, इंटरनेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। नाम क्या है, उपसाला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल, ठीक है जी।
देखो पहले बोलता है इंटरनेशनलाइजेशन कंसिस्ट, इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर क्या आता है। देखो एक बात बताओ, पहले आप ओनली इंडिया में काम कर रहे थे, अब अगर आप जो है वो इंडिया के बाहर भी काम करने की सोच रहे हो, तो क्या आपको अपनी प्राइसिंग जो प्रोडक्ट है उसका रेट क्या नेपाल के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप नेपाल में काम करने की सोच रहे हो तो क्या आपको अपनी प्राइसिंग में नेपाल के हिसाब से करनी पड़ेगी। यस। क्या आपको अपने प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, क्या वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। यस। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट में भी स्टैंडर्डाइजेशन आना पड़ता है, अपने प्राइसिंग में भी, अपने प्रमोशन स्ट्रेटजी, इन सब में आपको जो है एक स्टैंडर्ड जो है वो क्या करना पड़ता है, ऑप्ट करना पड़ता है। क्या बोलता है, बोलता है इंटरनेशनलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस जो टारगेट करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कस्टमर नीड को। ठीक है, तो एक तो ये पहली डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या बोलती है कि इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर क्या आता है, इंटरनेशनलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर जो है वो आएंगे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज थ्रू ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग। कैसे, जो आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाओगे वो कैसे पता चलेंगे कि ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है, आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्या करते हो, ऑप्ट करते हो। ठीक है ना, क्योंकि अब आप उनके साथ ग्लोबल कंपनी के साथ कंपीट करने वाले, तो आप भी अपना प्राइसिंग, अपनी पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम करोगे कि आप उनके साथ कंपीट कर पाओ। तो बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस दैट टारगेट द स्टैंडर्डाइज्ड कस्टमर नीड। दूसरी डेफिनेशन बोलती है इंटरनेशनलाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब एज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट। जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशन में, मतलब जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशन में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ती जाएगी, तो क्या आपकी फर्म इंटरनेशनलाइज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। पहले आप सिर्फ देश में काम कर रहे थे, अब अगर आप नेपाल में भी काम कर रहे हो, ठीक है, अब आप श्रीलंका भी काम कर रहे हो, अब आप बांग्लादेश भी जा रहे हो, अब आप कनाडा भी सामान बेच रहे हो, आप यूएई भी सामान बेच रहे हो, आप कतर में भी सामान बेच रहे हो, तो क्या जब आप कई सारे देशों में काम करना शुरू कर दोगे तो क्या आपका इंटरनेशनलाइजेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ किसका, इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट, जिसके अंदर जो है वो आपकी इंटरनेशनल ऑपरेशन में जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है तो वैसे वैसे एक फर्म जो है वो इंटरनेशनलाइज होती जाती है। दूसरी डेफिनेशन जो है वो डिनोट करती है कि इंटरनेशनलाइजेशन एज ए प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग फर्म ऑपरेशन टू इंटरनेशनल एनवायरमेंट। दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या बोलती है, अनदर डेफिनेशन ये डिनोट करती है, ये पहले वाले की बात हो रही है कि इंटरनेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक फर्म जो है वो अपने ऑपरेशन को क्या करेगी, अडेप्ट करेगी, अपने ऑपरेशन में जो है वो क्या करेगी, चेंज लाएगी। क्या करेगी, चेंज लेके आएगी, किसको देखते हुए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को देखते हुए। दोनों की दोनों जो डेफिनेशन है वो फोकस करती है, एम्फसाइज करती है द क्रूशियल फैक्ट दैट इंटरनेशनलाइजेशन नीड एन ओवरऑल सपोर्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज चेंजिंग द एनवायरनमेंट टू एक्सपेंड इन वेरियस मैनर। द प्रोसेस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मैक्रो फैक्टर टू इवॉल्व। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या बोलता है, पहले तो बात किया गया सिर्फ इंटरनेशनलाइजेशन का, तो बोलता है इंटरनेशनलाइजेशन के दो बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक तो ये है जैसे जैसे एक फर्म जो है वो उसका इंटरनेशनल ऑपरेशन के अंदर जो है उसका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो इंटरनेशनलाइज्ड होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको भी अपने जो ऑपरेशंस हैं, आपको भी अपना जो काम है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उपसला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल जो है क्या बोलता है, पहले तो मैंने यहां पे इसका क्रक्स लिख दिया। क्रक्स क्या है, ये मॉडल जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर जो है वो क्या करता है, फोकस करता है। यहां पे आप धीरे धीरे क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, आप एक्सपीरियंस लोगे और उससे जो है चीजें सीख सीख के जो है और उनको नेक्स्ट कंट्री के अंदर जो है उनको एप्लीकेबल करने का काम करोगे। तो क्या बोलता है, देखो पढ़ते हैं, बोलते हैं उपसला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल ये एक आउटकम है किसका, स्वीडिश रिसर्चर, स्वीडन के कुछ रिसर्चर थे तो उन्होंने जो है वो रिसर्च करे और उनके रिसर्च के बेस पर जो है एक मॉडल जो है निकल के आया। ये जो मॉडल है वो फोकस करता है देयर इंटरेस्ट ऑन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। इस मॉडल का फोकस किस पे, कि एक फर्म कैसे इंटरनेशनलाइज होती है, एक फर्म कैसे इंटरनेशनलाइज होती है उसके ऊपर ये फोकस करता है। स्टडिंग द इंटरनेशनलाइजेशन of a Swedish manufacturing firm, they developed a model of the firm choice of market and form of entry when going abroad। तो ये क्या बोलते हैं, जब आपने इस मॉडल को पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है वो किस तरीके से चॉइस करती है मार्केट को एंड फॉर्म ऑफ एंट्री व्हेन गोइंग अब्रॉड, कि आप जब विदेश में जाने की सोचते हैं तो आप किस कंट्री में काम करना शुरू करेंगे और किस मोड से उस कंट्री के अंदर एंटर करेंगे, उसकी बात की जा रही है। द उपसला मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल है ऑफ हाउ फर्म सेट अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। बोलता है जो आपका उपसला मॉडल है ये एक बेस्ट मॉडल है, ठीक है, ये बताएगा किस तरीके से एक फर्म जो है वो इंटरनेशनल ऑपरेशन करना स्टार्ट
करेगी। ये प्रेजेंट करेगा एक सीक्वेंशियल अप्रोच। क्या प्रेजेंट करेगा? सीक्वेंशियल अप्रोच। इसका मतलब क्या होगा? सीक्वेंस होंगे। क्या होंगे? प्रॉपर स्टेप्स होंगे। इट मीनिंग दैट द फर्म इंटरनेशनलाइज इंक्रीमेंटली। इसका मतलब सीक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करेंगे। इसका मतलब जो है वो क्या है कि एक फर्म जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जाएगी? इंक्रीमेंटली, धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो प्रोसेस के अंदर बढ़ते जाओगे। ये जो मॉडल है ये एज्यूम करता है दैट देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द फॉरेन मार्केट व्हिच इज डिट्रीमेंटल टू इंटरनेशनलाइजेशन। ये मॉडल बोलता है कि शुरुआत में एक फर्म के पास जो है वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, और जो नॉलेज का जो अभाव है, क्योंकि आपको विदेश के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, और वो आपके इंटरनेशनल होने पे क्या करता है? बैड इंपैक्ट डालता है। वो आपके रास्ते को कहीं ना कहीं रोकता है। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं जो है मैं अभी हरियाणा के अंदर जो है वो काम करता हूं, अगर मैं ये सोचूं कि मैं हरियाणा से जो है दिल्ली काम करना शुरू करूं, लेकिन मेरे को दिल्ली के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या मेरा दिल्ली के बारे में नॉलेज ना होना ये मेरे दिल्ली जाने का और दिल्ली में काम करने का जो मेरा सपना है, या दिल्ली में काम करने का जो मेरा बेसिकली जो मेरी चॉइस है, क्या उसको उसमें रुकावट पैदा करेगा? नहीं करेगा? करेगा। तो क्या बोलता है? देखो, बोलता है ये मॉडल एज्यूम करता है दैट देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। बोलता है ये लैक ऑफ क्या होती है? नॉलेज होती है ऑफ द फॉरेन मार्केट व्हिच इज डिट्रीमेंटल टू इंटरनेशनलाइजेशन। कि ये जो लैक ऑफ नॉलेज होती है ना, कि आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आपके ग्लोबल लेवल पे जाने में रुकावट पैदा करती है। Therefore, ये सजेस्ट किया जाता है that a firm should firstly establish itself in the domestic market। ये बोला जाता है कि पहले एक फर्म जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से जो डोमेस्टिक मार्केट में क्या कर ले? एस्टेब्लिश कर ले, एंड देन इंक्रीज इट्स कमिटमेंट एंड रिसोर्सेज इन द टारगेट कंट्री। और फिर धीरे धीरे करके वो अपने रिसोर्सेज को जो है वो टारगेट कंट्री में लेके जाए इन स्टेजेस में। आराम आराम से अपने जो है वो रिसोर्सेज को वो धीरे धीरे करके जो है वो स्टेजेस में जो है वो विदेशों के अंदर लेके जाए। प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज वन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द फॉरेन मार्केट कंडीशन हैव बीन अटेन। और अगले स्टेप पे आप तभी जाइएगा जब आपको फॉरेन मार्केट की, ठीक है ना, और फॉरेन जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए। इट इज सीन दैट कंपनी बिगिन देयर ऑपरेशन इन अब्रॉड इन फेयरली नियर बाय मार्केट एंड ग्रेजुअली पेनिट्रेटेड डिस्टेंस मार्केट। तो क्या बोलते हैं? इट इज सीन, ये देखा गया है कि कंपनी जो है वो स्टार्ट करती है अपने ऑपरेशन को विदेशों में इन फेयरली नियर बाय मार्केट। सबसे पहले वो क्या करती है? अपने आसपास की जो कंट्रीज है वहां पे वो काम करना शुरू करती है, और धीरे धीरे दूर दराज के लोकेशन में जो है वो काम करना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। एक सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो आप दिल्ली के किसी एक शहर, जैसे मैं हरियाणा में हूं, और हरियाणा के मान लो मैं पहले सिर्फ मैं रहता हूं हिसार में, ओके। अब मैं अगर मान लो यहीं पे जाके काम कर रहा हूं, ओके। अब अगर मैं अपना काम बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधा जो है वो बेंगलोर चला जाऊंगा, बताओ, या मैं पहले करूंगा हिसार के आसपास के जो शहर है उनको कवर करूंगा। हाँ सर, हिसार के आसपास के, जैसे हिसार के आसपास में हांसी है, सिरसा है, बरवाला है, फतेहाबाद है, मैं इनको कवर करूंगा। यस और नो? तो ये बोलता है, और धीरे धीरे जब मेरा काम हर एक जिले के अंदर हो जाएगा, हर एक मतलब पूरी स्टेट को जब मैं कवर करूंगा, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जो है वो जाके काम करूंगा, ठीक है ना। तो क्या बोलता है ये अप्रोच जो है, ये क्या बोलती है कि कंपनी शुड एंटर इन द न्यू मार्केट विद द इट इज सीन दैट कि कंपनी बिगिन देयर ऑपरेशन इन अब्रॉड इन फेयरली नियर बाय मार्केट। शुरुआत कैसे करेंगे? जो आसपास की मार्केट है वहां से, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे हम पेनिट्रेट करेंगे, बढ़ते जाएंगे डिस्टेंट मार्केट। डिस्टेंट मतलब दूर की मार्केट, मतलब ऐसे एरिया जो हमारे यहां से क्या है? दूर है। कंपनी शुड एंट्री इन न्यू मार्केट विद द एक्सपोर्ट एजेंट। कंपनी जो है वो शुरुआत में क्या करती है? नई मार्केट में जब आप जाओगे तो क्या करोगे? या तो एक्सपोर्ट एजेंट का सहारा लोगे, आप उनको सामान दे दोगे और वो आपके सामान को आगे बेचेंगे, या आप सेल्स सब्सिडरी भी ओपन कर सकते हो। विदेश में अपनी सब्सिडरी ओपन कर दी, इंडिया में सामान बनाते हो और बना के उस सब्सिडरी को देते हो और वो आगे बेचती है। ये जो अप्रोच है ये स्पेसिफाई करती है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मार्केट नॉलेज एंड द मार्केट कमिटमेंट इज पोस्टुलेट एज नॉलेज कैन बी गैदर्ड विद इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये बोलता है ये जो अप्रोच है ये एक रिलेशन बनती है किसमें? मार्केट नॉलेज एंड मार्केट कमिटमेंट में, ठीक है ना। जितना आपको मार्केट का नॉलेज होता जाएगा उतना ही आपका जो कमिटमेंट लेवल है वो भी क्या होता रहेगा? बढ़ते जाएगा। Consequently, the better knowledge about a market, और रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर आपको जो है वो बेटर नॉलेज होगा मार्केट के बारे में, कैन बी डिराइव द मोर वैल्यूएबल आर द रिसोर्सेज एंड द स्ट्रॉन्गर द मार्केट पोजीशन ऑफ द फर्म। तो जैसे जैसे आपकी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट की नॉलेज वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है आपके मार्केट पोजीशन जो है मार्केट में वो क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। उपसला अप्रोच रिक्वायर जनरल नॉलेज एंड मार्केट स्पेसिफिक नॉलेज, वेयर एज मार्केट स्पेसिफिक नॉलेज डिराइव होती है ओनली किससे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, बाय एंटरिंग इन द न्यू मार्केट। तो मार्केट की नॉलेज कैसे मिलेगी? जब आप मार्केट के अंदर रियल में क्या करोगे? एंटर करोगे। हाउएवर, ये जो अप्रोच है ये स्ट्रेस करती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे।
ये जो अप्रोच है इसका जो मेन फोकस है वो किस पे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि आप जो किसी एक देश में आपने एक्सपेरिमेंट किया, वहां से जो आप सीख लोगे उसका आप फायदा उठाओगे जब आप दूसरे कंट्री में क्या करोगे, एंटर करोगे। तो बोलते हैं हाउएवर ये जो अप्रोच है इस टेस्ट करती है ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एज इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड मस्ट बी गेन मेनली थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो क्या बोलते हैं, ये जो अप्रोच है ये फोकस करती है किस पे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे, एज इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ये बोलता है ये जो नॉलेज है, ठीक है ना, ये जो लर्निंग है ना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये आप थ्योरी से नहीं सीख सकते हो। जब तक आप एक बात समझिएगा, आप स्विमिंग कैसे करना सीखोगे, जब तक पानी में नहीं उतरोगे। क्या किताब पढ़ के स्विमिंग आ जाएगा क्या, बताओ, नहीं। जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तब तक स्विमिंग नहीं आएगा। तो ये बोलते हैं ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है ना, जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप ये नॉलेज को गेन नहीं कर सकते। तो बोलते हैं ये जो अप्रोच है स्ट्रेस करते हैं ऑन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एज इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड मस्ट बी गेन मेनली थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एज द अप्रोच डील विद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग द ह्यूमन रिसोर्स शुड बी मैनेज इन द प्रॉपर मैनर। ओके, इट हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 डिफरेंट मोड। इस पूरे मॉडल में जो अपने को याद करके जाना वो ये चीज है, 4 डिफरेंट मोड की जो है इस मॉडल के अंदर बात की गई है ऑफ एंटरिंग एन इंटरनेशनल मार्केट वेयर द सक्सेसिव स्टेजेस रिप्रेजेंट हायर डिग्री ऑफ इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट मार्केट कमिटमेंट। 4 स्टेज है। पहली स्टेज पे इंटरनेशनलाइजेशन का लेवल थोड़ा कम रहेगा, दूसरी स्टेज पे थोड़ा बढ़ता जाएगा, तीसरी स्टेज पे और बढ़ेगा, चौथी स्टेज पे और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जब एंटर करेंगे तो इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टेज 1 में हम, अगर मान लो मैं अब इंडिया की बात कर रहा हूं, तो हम जो है वो क्या करेंगे, ओनली इंडिया में पहले काम कर रहे थे, ओके, बाहर विदेश में कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमने इंडिया के अंदर सामान बना लिया 100 क्वांटिटीज, जबकि बिकी यहां पे ओनली 80, 20 जो एक्स्ट्रा बच गई इसको मैंने जो है वो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। तो अगर एक्स्ट्रा बच गया तो मैंने उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो स्टेज 1 में हम सिर्फ डोमेस्टिकली ही काम कर रहे हैं। अगर कभी जो है वो हमारे पास में क्या हो गया, फालतू क्वांटिटी बच गई, तो उसको हम विदेश में क्या कर देंगे, बेच देंगे। विदेशों के लिए स्पेशल कोई सामान नहीं बना रहा हूं मैं, अभी तक ध्यान रखना। मैंने जो ये 100 क्वांटिटी बनाई थी, ये पेन 100 क्वांटिटीज की डिमांड थी, मैंने 100 क्वांटिटी मेरे देश के लोगों के लिए बनाई है, लेकिन बिका मान लो ये 80, तो एक्स्ट्रा जो बच गया वो मैंने आगे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो स्टेज 1 पे देयर इज नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटी। स्टेज 1 पे कोई भी रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटी नहीं होगी। स्टेज 2 पे क्या होगा, अब जब मान लो मैंने कुछ सामान जो है वो नेपाल में भेज दिया, अब नेपाल के लोगों को पसंद आया तो नेपाल के लोगों की डिमांड आनी शुरू होगी, अब मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करना शुरू करूंगा। स्टेज नंबर 2 पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा कैसे, वाया इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। बोले तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। मैंने जब आपको मोड ऑफ एंट्री बताया तो उसके अंदर हमने सबसे पहले जो ट्रेड रिलेटेड मोड पढ़ा, उसमें 4 तरह के मोड थे। सबसे पहला जो मोड था वो था कौन सा, एक्सपोर्ट। और मैंने बताया एक्सपोर्ट 2 तरीके का होता है, एक वैसे तो 3 तरीके का है। पहला है कौन सा सर, पहला होता है आपका डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा तक कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको पिगी बैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं फर्स्ट स्टेज पे तो हम कोई एक्सपोर्ट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हां अगर फालतू बन जाएगा तो उसको बेच देंगे बाहर। सेकंड स्टेज पे अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। स्टेज नंबर 2 पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, बीच में एक इंटरमीडिएट लूंगा, एक बिचौलिया लूंगा, उसके माध्यम से एक्सपोर्ट करूंगा। मैं अपना सामान पहले बिचौलियों को बेचूंगा और वो फिर आगे बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेज नंबर 2 पे एक्सपोर्ट वाया किसके थ्रू, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे, वाया इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया, यस। अब हमारा सामान बाहर बिकना शुरू हो गया। अब अपने को लग रहा है वहां से डिमांड आनी शुरू होगी कि सर जल्दी जल्दी सामान भेजा करो। अब इंडिया से अगर नेपाल भेजता तो मेरे को यार वहां पे टाइम लगता है। अब वहां से डिमांड आनी शुरू होगी कि यार जल्दी जल्दी भेजा करो सर, एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट ना बहुत लेट कर देता है, आप जल्दी जल्दी भेजा करो। अब मुझे लगा कि मेरा सामान वहां बिक रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अपनी एक फॉरेन सब्सिडरी ओपन कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, वहां पे अपनी एक फॉरेन सेल सब्सिडरी ओपन करूंगा। सामान बनाऊंगा इंडिया में और रेगुलर अपना सामान जो है वो अपनी सब्सिडरी, मैंने खुद की एक फैक्ट्री, मेरी अभी भी इंडिया में ही है, ये पेन बनाने का फैक्ट्री अभी भी इंडिया में ही है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अपनी खुद की एक कंपनी खोल दूंगा। कहां पे, नेपाल में। और अपनी फैक्ट्री से, इंडिया में जो मेरी फैक्ट्री है वहां से पेन बना बना के नेपाल की उस कंपनी के अंदर सामान भेजता जाऊंगा और वो कंपनी अब मेरा सामान आगे बेचेगी। अब पहले ये बताओ, जो कंपनी मैंने वहां पे खोली, क्या वो इंडिपेंडेंट कोई पर्सन था या वो मेरी ही है, सर आपकी ही है। तो इसका मतलब क्या, मैंने वहां पे क्या कर दिया, एफडीआई। स्टेज नंबर 3 पे अब मैं क्या करूंगा, अपनी एक वहां पे फैक्ट्री नहीं बोल रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं विदेश में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं ओनली विदेश में सामान बेचूंगा, लेकिन खुद से बेचना शुरू करूंगा। और खुद से सामान बेचने के लिए मैं वहां पे जो है वो क्या करने वाला हूं, अपनी एक सब्सिडियरी ओपन कर दूंगा। मैं वहां पे क्या करूंगा, अपनी एक सब्सिडियरी ओपन करूंगा। तो स्टेज नंबर 3 पे एस्टेब्लिश करेंगे एक फॉरेन सेल सब्सिडियरी।
तो हम इंडिया से सामान बनाएंगे और वो सामान हमारी जो नेपाल के अंदर हमने जो अपनी एक ब्रांच खोल ली है उस ब्रांच को दे देंगे और वो ब्रांच अपने सामान को, हमारा जो सामान है उसको आगे क्या करेगी, बेचेगी। देखो स्टेज नंबर 2 पे हमने क्या किया, सामान नेपाल बेचा तो है लेकिन हमने पहले बेचा एक इंटरमीडिएरी को, इंटरमीडिएरी ने आगे बेचा, समझ में आया। लेकिन स्टेज 3 पे हमने क्या कर लिया, अपनी खुद की एक फॉरेन सेल सब्सिडरी जो है नेपाल में क्या कर ली, ओपन कर ली। मैं इंडिया में सामान बना के उसको देता हूं और वो फिर आगे बेचने का काम करती है, ठीक है ना। ये स्टेज नंबर 3। और स्टेज नंबर 4 पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जब अपना काम वहां बहुत बढ़िया चल रहा है, अब देखो स्टेज नंबर 3 में सामान तो इंडिया में बना के बेचना पड़ रहा है ना, यस। तो अब अगर वहां से डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है तो अब मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरी वहां पे मार्केट है, मतलब मेरे सामान की वहां पे अच्छी मार्केट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नेपाल में ही अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दूंगा। मैंने नेपाल में सीधा अपना क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, स्टेज नंबर 4 पे फॉरेन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे क्या कर दूंगा, एस्टेब्लिश कर दूंगा। ये है 4 स्टेजेस। मेरा क्वेश्चन आपसे एक है, अगर मान लो स्टेज नंबर 2 पे जब आपने एक्सपोर्ट किया, अगर आपका सामान ना बिकता तो क्या आप बाहर एफडीआई लगाते? ये दोनों में आपने एफडीआई, बाहर जाके आपने अपनी एक ब्रांच ओपन कर ली, पैसा लगा दिया, तो आप करते नहीं करते। आप कैसे, आपने वहां क्यों किया? क्योंकि जब आपको लगा कि एक्सपोर्ट करके हमारी अच्छी कमाई हो रही है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं, फिर आपने अपनी फॉरेन सेल सब्सिडरी ओपन किया, उसने अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर जाके कहीं आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। तो मेरा क्वेश्चन ये निकल के आया कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की सोचते हो तो क्या आप सीधा विदेश में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दोगे, या पहले आप धीरे धीरे एक्सपोर्ट करोगे, ऐसे कम, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, या सीधा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दोगे? नहीं सर, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी को ये उपसला मॉडल जो है वो यही बोलता है कि जब एक कंपनी इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में होती है या इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करती है तो वो ग्रेजुअली जो है, मतलब धीरे धीरे करके जो है वो क्या करती है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सटेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप जो है वो बाहर जाके सीधा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो बता रखा है, ये देखो मोड ऑफ ऑपरेशन और कंट्री। पहले आप सिर्फ एक ही कंट्री में काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब स्टेजेस क्या हैं, सबसे पहले नो रेगुलर एक्सपोर्ट, आप स्पोरेडिक एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा बच गया तो उसको बेचते थे। फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बोले तो इनडायरेक्ट। फिर आपने अपने फॉरेन सेल्स सब्सिडरी ओपन कर ली, और आखिरी लेवल पे आपने क्या किया, फॉरेन प्रोडक्शन एंड सेल्स सब्सिडरी आपने क्या कर ली, ओपन कर ली, फॉरेन में प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर दिया। इन दोनों के अंदर क्योंकि आपने अपनी फैक्ट्री बाहर खोल ली है, मतलब आपने अपनी ब्रांच खोल ली और यहां आपने अपनी फैक्ट्री भी खोल ली, तो इसको बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलेंगे, एफडीआई बोलते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके जी। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका मार्केट कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे आप अगली स्टेजेस पे जाओगे वैसे वैसे आपका जो मार्केट कमिटमेंट है वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। पहले आप एक मार्केट में, अब आप जैसे दूसरे मार्केट में जाओगे तो वैसे वैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी आपका क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। पहले किसी एक कंट्री में गए, अब अपने को लग रहा है वहां पे अपना काम सही चल गया, अब आप दूसरी में भी जाओगे, तीसरे में भी, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ज्योग्राफिकली डाइवर्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो वैसे वैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन वो भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे आप जो है वो क्या करोगे, अलग अलग देशों में काम करना शुरू करोगे, आप अलग अलग देशों के अंदर जो है अपने फॉरेन सब्सिडी ओपन करोगे, वैसे वैसे इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। यही है बेसिकली उपसला मॉडल, जो बेसिकली बोलता है कि अगर मान लो आप इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करने की सोचते हो तो एकदम से आप जो है फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं करते। आप पहले क्या करोगे, मतलब एक फर्म पहले अपने देश में काम करती है, ठीक है, रेगुलर एक्सपोर्ट नहीं करती, फिर धीरे धीरे वो एक्सपोर्ट करना करेगी, धीरे धीरे वो अपनी फॉरेन सेल्स सब्सिडरी ओपन करेगी। जो प्रोडक्शन अभी भी अपनी कंट्री में हो रहा है लेकिन सामान बेच रहे हैं अब डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन चौथे लेवल पे जब अपना काम बढ़िया चलेगा तो हम वहां पे क्या कर देंगे, प्रोडक्शन भी करना शुरू कर देंगे और सामान भी बेचना शुरू कर देंगे। ये है बेसिकली उपसला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल की एक फर्म इंटरनेशनलाइज जो है वो किस तरीके से होती है। तो उसके 4 स्टेजेस है, आपको मैंने बता दिया। तो ये चारों स्टेजेस एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले शुरुआत में क्या होगा, नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटी, दूसरे में एक्सपोर्ट होगा रेगुलर, लेकिन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होगा। थर्ड स्टेज पे आप एस्टेब्लिश करोगे फॉरेन सेल्स सब्सिडरी, और चौथी स्टेज पे आप जो है वो क्या करोगे, फॉरेन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एस्टेब्लिश करेंगे।
ओके बोलता है दीज 4 स्टेजेस, ये जो 4 स्टेजेस डील करते हैं विद नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटी इन द न्यू मार्केट एंड नोइंग द मार्केट बाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। और आप जो है वो क्या करोगे, बोलता है जो 4 स्टेज है ये डील करते हैं विद नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटी इन द न्यू मार्केट एंड नोइंग द मार्केट, और फिर मार्केट को धीरे धीरे जानते हो कैसे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू, विच जो अपने को हेल्प करेगा यूटिलाइज करने में रिसोर्सेज को इन द इफेक्टिव वे। एक्सपोर्टिंग थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंट कैन बी सुटेबल वे ऑफ एंटरिंग इन द न्यू मार्केट। बोलता है इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना ये हमारे लिए सबसे सुटेबल तरीका होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे एज मोस्ट ऑफ द फर्म प्रेफर द वे ऑफ एंट्री, क्योंकि यहां पे रिस्क जो है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। एंड कंसीक्वेंटली और धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी इन द न्यू मार्केट विल बी डिस्कवर्ड। और जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे विदेशी मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या खतरा है, ये सब का आपको आभास होगा, ठीक है। और फिर आप उस एक्सपीरियंस का जो है वो क्या करेंगे, फायदा लेंगे जब आप सेकंड मार्केट के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो बोलते हैं कंसीक्वेंटली परिणामवश द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी इन द न्यू मार्केट will be discovered primarily by those people who are working there. Experience generate business opportunity and constitute a driving force in the internationalization process. तो बोलते हैं एक्सपीरियंस जो है वो क्या करेगा, जनरेट करके देगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, और ये एक ड्राइविंग फोर्स होगा इन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। इसका मतलब एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा आपको क्या होने में, अपने आप को ग्लोबल बनाने में, ठीक है ना, क्योंकि एक कंट्री के अंदर आपके जो एक्सपीरियंस है वो हेल्प करेंगे दूसरी कंट्री में एंटर करने पे। अब आपके पास 2 कंट्री का एक्सपीरियंस हो गया, वो हेल्प करेगा थर्ड कंट्री में एंटर होने पे। तो बोलते हैं एक्सपीरियंस जो है जो आपने जनरेट किया, ठीक है ना, एक्सपीरियंस जनरेट करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, और ये एक ड्राइविंग फोर्स होगा, ये आपको हेल्प करेगा क्या करने में, इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में। ओके जी सर, आ गया ये उपसला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल जो है इट इज फाउंडेड ऑन 4 कोर कॉन्सेप्ट। ये 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेस है, एक है मार्केट नॉलेज, एक है मार्केट कमिटमेंट, एक है कमिटमेंट डिसीजन, और एक है करंट एक्टिविटी। बोलता है जो मार्केट नॉलेज है, ठीक है ना, एंड मार्केट कमिटमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आर एज्यूम टू अफेक्ट द कमिटमेंट डिसीजन। जैसे जैसे मार्केट का नॉलेज बढ़ेगा और जैसे जैसे जो है मार्केट कमिटमेंट होगा, तो वैसे वैसे जो है आप जो डिसीजन लेते हो ना उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो क्या नॉलेज के बेस पर आपका डिसीजन जो पहले था क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। जैसे जैसे हमको जो किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज अगर बढ़ती है, हमको पता चलता है, जब हम उसको यूज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या एक बात बताइएगा, क्या हमारा जो व्यू है, हमारा जो डिसीजन है वो चेंज होता है, नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में सबसे पहले 2021 में मेरे फादर का बर्थडे था, तो मैं थार ले गया, मेरे फादर को मैंने गिफ्ट करी थार। तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि थार जबरदस्त गाड़ी है, 1 नंबर की गाड़ी है, और गाड़ी तो है 1 नंबर की, ठीक है। तो मैंने गाड़ी परचेज कर ली, लेकिन एक्चुअल में वो लाइफस्टाइल व्हीकल है, 2 ही बंदों के लिए बेस्ट है, क्योंकि पीछे जाने के लिए आपको जो है वो अगली सीट को नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर जाके आप जो है पीछे बैठ सकते हो, और बहुत ही क्लोस्ट्रोफोबिक सा आपको जो है वो फील आती है पीछे जो है ना, मतलब इतना मतलब खुला खुला सा ज्यादा नहीं लगेगा आपको। तो अब शुरुआत में जब मैंने उसको यूज नहीं किया था तो मुझे लग रहा था यार जबरदस्त है, ये है वो है, पता नहीं क्या ही, मतलब इस गाड़ी में क्या ही मिल जाएगा मुझे। लेकिन जब मैंने उसको परचेज कर लिया, मैंने यूज करना शुरू किया, तो मुझे पता चला। आप कोई अगर मुझसे पूछता है कि भाई हम थार परचेज करने की सोच रहे हैं, तो मैं उसको बता देता हूं कि भाई ऑफ रोडिंग जबरदस्त, रोड प्रेजेंस जबरदस्त। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कंफर्ट के लिए, फैमिली कार नहीं है भाई ये, ठीक है ना, पेरेंट्स तो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब वो पता कैसे चला, वो पता चला जैसे जैसे मैंने जो है वो क्या किया, जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, समझ रहे हो ना। तो एक्सपीरियंस जो है वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है इंटरनेशनल मार्केट में क्या करने पर, एंटर होने पर, ठीक है ना। तो जो आपकी मार्केट की नॉलेज है ना, ठीक है ना, तो नॉलेज आपको हेल्प करती है आपका डिसीजन बनाने में। आइए क्या बोलता है, मार्केट नॉलेज एंड मार्केट कमिटमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आर एज्यूम टू अफेक्ट द कमिटमेंट डिसीजन। बोलता मार्केट नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा आपके कमिटमेंट डिसीजन पे, एंड हाउ द एक्टिविटी आर कैरी आउट इन द सब्सिक्वेंट पीरियड व्हिच इन टर्न विल इन्फ्लुएंस द मार्केट नॉलेज एंड मार्केट कमिटमेंट एट द लेटर स्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ दीस 4 कॉन्सेप्ट एंड बाय मेकिंग द असम्पशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिज्म द मॉडल प्रिडिक्ट दैट द बेसिक पैटर्न जो है फर्म का इंटरनेशनलाइजेशन का वो स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यू करेगा टू इन्वेस्ट इन जस्ट 1 और फ्यू नेबरिंग कंट्री। बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, जब आप शुरुआत करोगे किसी एक, मतलब पहले आप इंडिया में काम करो, अब आप किसी एक नेबर कंट्री में काम करना स्टार्ट करोगे, रादर देन टू इन्वेस्ट इन द सेवरल कंट्री, ना कि कई सारे देशों में एक साथ कूद पड़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। एंड साइमल्टेनियसली और धीरे धीरे करके एंड दैट द इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफिक कंट्री आर कैरी आउट कोशिश, और धीरे धीरे करके आप पूरी सावधानी से जो है वो क्या करोगे, दूसरे नेशन में इन्वेस्टमेंट करोगे। सीक्वेंशियली एंड कंकरेंटली विद द लर्निंग ऑफ द फर्म
people operating in that market. Firms are supposed to enter new market with successive greater psychic distance and the market investment develop according to so called establishment chain. बिल्कुल सही बात है। तो बोलता है आप जो है फॉरेन मार्केट में जब एंटर करोगे ना, बात वही निकल के आ रही है, तो एकदम से नहीं करोगे, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली करके आप जो है वो क्या करोगे, अपना एक्सपीरियंस लोगे और उस एक्सपीरियंस के बेस पर जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करते जाओगे। उपसला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल जो है वो डील करता है विद एंटरिंग न्यू मार्केट विच इज नियर बाय और इन्वेस्टिंग इन सिंगल कंट्री रादर देन मेकिंग ए मेस। तो शुरुआत में आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे किसी सिंगल कंट्री में। इट हैज लीव फ्रॉगिंग टेंडेंसी, इसकी एक ओवरराइडिंग टेंडेंसी होती है जो अलाउ करता है एंटरिंग इन द डिस्टेंस मार्केट, और धीरे धीरे करके आप जो है वो दूर दराज के मार्केट में भी एंटर करना स्टार्ट कर दोगे। ये शो करता है कि कंपनीज कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। एक कंपनी जो है वो अपने पास एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर क्या करती है, सीखती है। इन दीज केसेस कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड फैक्टर ओवरराइड कर जाएंगे साइकिक डिस्टेंस को एज द प्रिंसिपल एक्सप्लेनेटरी फैक्टर फॉर द फर्म प्रोसेस ऑफ इंटरजेशन। तो बोलता है कि जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं और जो फैक्टर्स हैं वो जो आपके माइंड में जो डिस्टेंस बना हुआ है ना, उसको ये क्या करते हैं, ओवरराइड कर देंगे। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, अब आप किसी भी मार्केट में एंटर करने में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी मार्केट में एंटर करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। फर्दरमोर इफ नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फर्म विद एक्सटेंसिव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आर लाइकली टू परसीव द साइकिक डिस्टेंस टू अ न्यू कंट्री एज शॉर्टर देन फर्म विद लिटिल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। इट कैन अफेक्ट द स्मॉलर फर्म इन केस ऑफ साइकिक डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, जिसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो उसका इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस है वो भी क्या होता रहेगा, वास्ट होता जाएगा। ये जो अप्रोच है इट रिक्वायर लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट टू गेन द नॉलेज। ये अप्रोच ये बोलती है कि आपको जो है मार्केट में लॉन्ग टर्म जो है वो क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आपको नॉलेज गेन करनी है। ये जो अप्रोच है इट कैन बी कॉस्ट एफिशिएंट टू अप्लाई एट द इनिशियल स्टेज बट कैन टेक लॉन्ग टाइम। शुरुआत में जब आप धीरे धीरे क्या करो, एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके प्रॉफिट भी क्या होंगे, कम होंगे, एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वक्त ज्यादा लगेगा लेकिन रिस्क जो है इसमें क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि शुरुआत में आप सीधा एफडीआई नहीं कर रहे हो, आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट से कर रहे हो। उपसला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल जो है वो अंडरलाइन करता है क्रूशियल इंपोर्टेंस पीपल इंटरेस्ट पे इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कि लोग, क्योंकि देखो कंपनी के अंदर काम करने वाले कौन है, लोग, तो लोग जो चीजें एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको हेल्प करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। अब एडवांटेज क्या इस मॉडल का, तो पहले तो ये मॉडल डील करता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में। ये जो मॉडल है वो डील करता है किसमें, शुरुआत में कैसे काम करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करोगे उधर प्रोडक्ट, जो हेल्प करेगा एक्सटर्नल एक्सपोर्ट एजेंट और मर्चेंट की, ठीक है। मतलब आप इनकी सहायता लेके आप शुरुआत में क्या करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करोगे, जिसमें रिस्क बिल्कुल ही क्या होता है, नील होता है। लो कॉस्ट एंट्री, क्योंकि यहां पे जो है कॉस्ट क्या है, बिल्कुल नील है, ठीक है ना, रिस्क बिल्कुल क्या है, कम है, तो इसको लो कॉस्ट एंट्री मेथड बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं यूजिंग कैपिटल इन अदर फैक्टर क्विकेस्ट वे ऑफ एंटरिंग द न्यू मार्केट। यहां पे आप एस्टेब्लिश करोगे फॉरेन, फिर धीरे धीरे करके फॉरेन सेल सब्सिडी ओपन करोगे, ये हेल्प करेगी इंक्रीज द सेल पोटेंशियल कस्टमर बेस इन द मार्केट एंड क्रिएट द मार्केट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, जो आइडेंटिफाई करेगा कस्टमर टेस्ट एंड कल्चरल फैक्टर विच मे चेंज एज पर न्यू मार्केट, और जो नई मार्केट के हिसाब से धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। बाय यूजिंग द फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब अगर आप फॉरेन में ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दोगे तो आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेबर कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मिनिमाइज। तो ये जो है वो क्या एडवांटेज है किसके, उपसला अप्रोच का। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक है वो क्या है, तो बोलता है ओकेशनल, शुरुआत में आपने स्पोरेडिक एक्सपोर्ट करना शुरू किया, स्पोरेडिक के अंदर फालतू बन गया तो बेचते हो, नहीं तो नहीं बेचते, जिससे क्या होगा, जो विदेशी कस्टमर है उनको एक बार तो सामान मिल गया, अब अगली बार आप बेच रहे उनको, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं कर रहे थे, आप पे तो किसी साल फालतू बन गया तो आपने बेच दिया, तो उनका जो इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोलता है ओकेशनल एक्सपोर्टिंग ऑफ द गुड्स कैन डाइवर्ट द कस्टमर इंटरेस्ट। शुरुआत में लैक ऑफ नॉलेज होगी, लैक ऑफ नॉलेज इन द इनिशियल फेज एज एक्सपोर्टिंग डन बाय एजेंट और द एक्सपोर्टिंग मर्चेंट। लैक ऑफ नॉलेज भी होगा, शुरुआत में आपको जो है मार्केट के बारे में नॉलेज भी नहीं मिलेगा। दूसरा, क्योंकि आप इंटरनेशनल ऑपरेशन में जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए हो। इंटर-ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इन ए बिजनेस नेटवर्क इंप्लाइज दैट डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप फैसिलिटेट करता है एसिमुलेशन ऑफ टेसिट नॉलेज फ्रॉम द डिफरेंट फैक्टर इन द मार्केट। बोलता है अगर आप एक्सपोर्ट ना करते, डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में एफडीआई लगा के काम करते, तो वहां की रियल नॉलेज आपको जो वो गेन होती। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी टू गैदर नॉलेज अबाउट द मार्केट, और आपको जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको लगाने चाहिए, जिसमें आप अपने एम्प्लॉइज को जो है विदेशों में भेजो, ताकि वो वहां से जो है नॉलेज कैप्चर करके
लाए। उपसला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल जो है ये इंप्लाई करता है दैट डिफरेंट ग्रुप एट द ऑपरेशन लेवल हैव ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। इट इज ए रिलेटिवली एक्सट्रीम बॉटम अप पर्सपेक्टिव है। ये क्या है? एक बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाने वाली अप्रोच है, वेयर द बॉटम प्ले करता है लीडिंग पार्ट एंड हेडक्वार्टर प्ले करता है वोकॉन पार्ट। इट इज नॉट ईज टू अप्लाई फॉर द स्मॉल फर्म इन केस ऑफ साइकिक डिस्टेंस, और ये छोटी फर्म के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये एक तो बॉटम अप अप्रोच है, इसके अंदर जो है नीचे से हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके जो है वो ऊपर जो है ग्रेजुअली बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। और नीचे की जो एम्प्लॉइज है वो अपने को हेल्प करेंगे क्या करने में, हमको इंटरनेशनल मार्केट की नॉलेज प्रोवाइड करने में, और धीरे धीरे करके वो नॉलेज हेडक्वार्टर के पास पहुंचेगी और फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करेंगे। ओके जी सर, तो ये हमारा पहला जो है वो जो 100% श्योर सीरीज है हमारी, तो उसका पहला जो कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था उपसला मॉडल, जो आपको पढ़ के जाना है। एक तो ये 4 स्टेजेस मेन, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। दूसरा, उपसला मॉडल किसकी बात कर रहे हैं, तो भाई बात कर रहे हैं इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस का, कि एक फर्म जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डायरेक्टली एफडीआई से स्टार्ट नहीं करती है, वो शुरुआत करेगी लो रिस्क एंट्री मोड से, और धीरे धीरे करके जो है अपने काम को ग्रेजुअली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और एक आपको जो है वो ये पढ़ के जाना है कि 4 कोर कॉन्सेप्ट है, वो कौन कौन सा, मार्केट नॉलेज, मार्केट कमिटमेंट डिसीजन एंड करंट एक्टिविटी। तो ये क्या बोलता है, मार्केट नॉलेज जैसे जैसे आपको मिलेगी और मार्केट कमिटमेंट जैसे जैसे आप करोगे, उससे जो है वो आप मतलब मार्केट नॉलेज और मार्केट कमिटमेंट के बेस पर आपका कमिटमेंट डिसीजन बनेगा। तो आपका जो कमिटमेंट डिसीजन है उसके ऊपर ये दोनों चीजें क्या करेंगी, प्रभाव डालेंगी, ठीक है। और फिर आपकी जो करंट एक्टिविटी है उनके ऊपर भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्टर की नॉलेज जब आपको होगी तो इन 2 फैक्टर के ऊपर इनका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ओके जी सर, चलो ये हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक, इसको आप निपटा लीजिए। ओके, और इसके नोट्स अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छे से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और बाकी अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, बाकी अब रेगुलर वीडियो हम डालेंगे, तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, ताकि जो रेगुलर हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।